Hello students, I am Neeru from Government Girls Middle School Kamari. Today we will study chapter Is the Matter Around Us Pure of class 9th, and we will study it in very detail. So let's proceed with the chapter. जो टॉपिक्स बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे वो आपके टॉपिक्स हैं कि मिश्रण क्या है, व्हाट इज मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एंड व्हाट इज सॉल्यूशन. Then we will study विलयन क्या है, विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. निलंबन क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन. एंड लास्ट वी विल स्टडी अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन. सो लेट्स प्रोसीड विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मिक्सचर्स. यानी मिश्रण से आपका एक परिचय होना चाहिए कि मिश्रण होते क्या है. तो मिश्रण क्या है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि जो भी चीज हमने बाजार से खरीदी, जैसे अब हम शुद्ध घी या शुद्ध दूध की बात करते हैं बच्चों, तो क्या ये पूरी तरह से शुद्ध हैं? जैसे शुद्ध मसाले, शुद्ध दालें, क्या ये कुछ चीजों से मिले हुए नहीं हैं? क्या इनमें कुछ चीजें मिली हुई नहीं है, या ये कुछ चीजों से मिलकर नहीं बने हैं? अगर हम जैसे शुद्ध दूध की बात ही करें तो ये किस किस चीज का मिश्रण है? इसमें वसा भी है, जल भी है, प्रोटीन भी है. तो ये तो अपने आप में ही एक मिश्रण है. विज्ञान की भाषा में हम इसे एक मिश्रण ही कहेंगे. तो यहाँ पर प्योर का मतलब है कि वो पदार्थ जिसमें सभी जो उसके तत्व हैं एक जैसे हों, यानी उसमें कोई भी विभिन्न तत्व ना हो. और मिश्रण क्या हो जाएगा फिर? मिश्रण हम उसे कहेंगे जिसमें अलग अलग तत्व जो हैं या यौगिक जो हैं वो विभिन्न अनुपात में मिले हुए हों. जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ मैं. साधारण नमक का विलयन, यानी पानी में अगर हमने नमक मिला दिया तो नमक अपने आप में ही दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड. और क्योंकि ये इतने अच्छे से मिले हुए हैं, इन्हें हम भौतिक विधियों द्वारा अलग भी नहीं कर सकते. सोडियम क्लोराइड को हम भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते. और इसी तरह समुद्र का जल, ये भी एक मिश्रण का उदाहरण है बच्चों. या फिर स्याही. तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनके जिसमें सभी तत्वों की रासायनिक प्रकृति जो है एक जैसी हो और उन्हें हम भौतिक विधियों से अलग भी ना कर सकें. जबकि मिश्रण जो है वो एक या उस दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है और इन्हें हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं. जैसे नमक, पानी और नमक का घोल जो है उसे आप वाष्पीकरण की विधि से अलग कर सकते हैं. तो मिश्रण क्या है और शुद्ध पदार्थ क्या है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा बच्चों. आगे चलते हैं हम कि मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर पहले ही हम देख चुके हैं, ये सभी मिश्रण के उदाहरण जो हैं हमने सभी देख लिए हैं. अब इसमें देखिए कुछ आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हम और चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर नींबू का जो है शिकंजी बनी हुई है. तो उसमें तीन चीजें मिली हुई हैं, जल, नींबू और चीनी. तो इनको हमने इतनी अच्छी तरह मिला दिया कि मिलने के बाद अब ये हम इनको अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं. यानी ये पूरी तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं. अगर हम इसको एक पिक्चर की फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो मिश्रण के कण हैं वो आपस में पूरी तरह से एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं. तो उनको अब हम अलग नहीं देख पा रहे. तो इस प्रकार के मिश्रण को हम कहते हैं बच्चों समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. तो इस तरह का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख सकता है, होमोजीनियस या समांगी
मिश्रण का। देखिए यहाँ पे सभी जो पिक्चर्स हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि कण जो हैं आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं और लगभग एक समान वो मिले हुए हैं। इसी तरह एक और उदाहरण जैसे आप ले सकते हैं कि जल में अगर हमने चीनी को घोला तो उसका भी मिश्रण कुछ इसी प्रकार होगा। अब ये दूसरा एक आपको दिखाई दे रहा है मिश्रण, तो इसमें लेकिन आपको पदार्थ में यहाँ पर नीचे तली में बैठे हुए कुछ कण भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अलग प्रकार का जो है मिश्रण है। इस तरह के जो कण हैं, कुछ हल्के कण ऊपर भी हैं और कुछ हल्के कण नीचे हैं। तो इस तरह के कणों को हम अलग अलग देख भी पा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के कण जो हैं ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारी कण जो हैं वो तली में बैठ गए हैं। तो इस तरह का जो मिश्रण होगा बच्चों, उसको हम हिटेरोजीनस मिक्सचर या फिर विषमांगी मिश्रण कहेंगे। यहाँ पर जो कण हैं, पदार्थ के कण हैं, नीचे देखिए तली में बैठ गए, और इस तरह के मिश्रण को हम भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। जैसे कि अवसादन, निस्यंदन, ये वाली जो विधियां हैं हमारी, सेडिमेंटेशन, डिस्टिलेशन, इस तरह की विधि से हम अलग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये मिश्रण किस प्रकार से अलग है। तो इस तरह के मिश्रण को हम बच्चों क्या बोलेंगे? हिटेरोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। तो हिटेरोजीनस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम विषमांगी मिश्रण हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे हिटीरियो शब्द का ही अर्थ है कि उसमें पदार्थ के जो कण हैं, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पिक्चर के रूप में देख सकते हैं कि जो कण हैं वो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि समांगी मिश्रण में जो कण थे वो जो हैं आपको समान रूप से वितरित हुए हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे यहाँ पर नमक और मिट्टी, ओ सॉरी, पानी में मिट्टी जो है घुली हुई है, तो आपको मिट्टी के कण जो हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप चित्र के रूप में बहुत क्लियर बच्चों यहाँ समझ सकते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। समांगी मिश्रण में आप देखिए कि सभी कण जो हैं समान रूप से वितरित हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं है। तो आपके पास परिभाषा आ गई बच्चों। अब समांगी मिश्रण वह है जिसकी रचना समान होती है, जैसे पानी में चीनी का घोल या नमक का घोल। जबकि विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना समान नहीं होती, जैसे रेत और चीनी का मिश्रण या पानी में चौक का मिश्रण। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों हमारा है वो है विलयन या फिर सॉल्यूशंस। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हमने पढ़ा है जो समांगी मिश्रण, विलयन कुछ उसी प्रकार का ही है। ये भी एक मिश्रण ही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कण पूरी तरह से मिले हुए हैं। अब फिर से हम वही अपना उदाहरण लेते हैं शिकंजी वाला, जिसमें पानी, नींबू और चीनी मिले हुए थे। लेकिन आप जानते ही हैं कि उनका जो अनुपात था वो कैसा था। जल की मात्रा उसमें थोड़ी सी अधिक थी नींबू और चीनी के मुकाबले। तो सॉल्यूशन या विलयन जो हैं वो तरल पदार्थ में तरल को मिला के बन सकते हैं, या तरल पदार्थ में किसी ठोस पदार्थ को मिला के, जैसे जल में हमने चीनी को मिलाया। चीनी जो है यहाँ पर क्या है? एक ठोस पदार्थ है। और या फिर जल में हम गैस को मिला दें तो भी हमें एक विलयन या सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। एक और उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिश्र धातु जो होती हैं वहां पर दो ठोस पदार्थ ही मिले हुए हैं। जैसे कि कोई आप उदाहरण देख सकते हैं इसका, कांसा जो है एक मिश्र धातु का उदाहरण है। या फिर सोने में भी आप देखिए कि धातुओं को मिलाया जाता है। स्टील जिसमें निकल, क्रोमियम, आयरन को मिलाया जाता है। और या फिर वायु में अगर हम देखें तो गैस और गैस का ये मिश्रण है। अब यहाँ पर देखिए
कि जो एक विलयन है बच्चों, उसमें दो चीजें हैं, एक तो है विलेय और एक है विलायक। तो विलय वो पदार्थ होते हैं जो थोड़ी मात्रा में है। जैसे अगर हम नमक और पानी के घोल में देखें तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारे पास, विलयन। तो नमक और पानी के घोल में जो है, नमक जो है क्या है, विलय पदार्थ है, और पानी जो है, जल जो है, वो एक विलायक है। और इन दोनों को मिलाने से हमें एक विलयन मिल गया। यही चीनी के साथ भी है। चीनी जो है यहाँ पे विलय पदार्थ है, जल विलायक विलायक, और चीनी और पानी का जो घोल बन गया वो है हमारा विलयन। इसी तरह का एक और उदाहरण आप ले सकते हैं टिंचर आयोडीन का, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का। कोल्ड ड्रिंक्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और चीनी का ही विलयन है, एक समांगी मिश्रण है। इसी तरह हम वायुमंडल में गैसों के विलयन की बात कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिली हुई है मुख्य रूप से, और कुछ 1% के रूप, और इसके अलावा 1% अन्य गैसें भी मिली हुई हैं। तो एक बार हम फिर से विलयन के गुण देख लेते हैं अपने। इसके जो कण हैं बच्चों, वो बहुत छोटे होते हैं। आप उनको अलग अलग सेपरेट करके नहीं देख सकते, यानी कि ये लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं। 1 नैनोमीटर जो है बच्चों, 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। और ये जो कण हैं इतने छोटे हैं कि ये प्रकाश के पथ को भी हमें नहीं दिखाएंगे बच्चों। प्रकाश का पथ जो है आसानी से हमें दिखाई नहीं देगा, किसमें, विलयन में। इस तरह के प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और यहाँ पर हम इनको भौतिक विधियों जैसे कि फिल्ट्रेशन यानी कि छानन विधि से अलग भी नहीं कर सकते। और इसके कण जो होते हैं स्थायी रूप से, विलयन के कण जो हैं स्थायी रूप से पूरे के पूरे विलयन में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कण नीचे सेटल हो जाएंगे या नीचे बैठ जाएंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं देखेंगे इसमें। तो आपके पास कुछ गुण आ गए हमारे पास, अब हम उनको समराइज कर लेते हैं बच्चों। जैसे विलयन के गुण क्या होंगे, विलयन एक किस तरह का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और विलयन के जो कण हैं उनका व्यास लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए आप इनको नेकेड आई या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश की किरण अगर इनके बीच में से गुजरेगी तो उसको फैलाता नहीं है, और छानने की विधियों से हम इनको अलग नहीं कर सकते। और अगर विलयन को शांत छोड़ दें, इसको रख दें, तो इसके कण जो हैं, विलय के कण जो हैं, नीचे भी नहीं बैठेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम अगला टॉपिक लेंगे अपना, निलंबन या कोलाइड। आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता शब्द का मतलब आप क्या समझते हैं, सांद्रता से किसी विलयन में कितना विलय पदार्थ मिला हुआ है, कितना विलायक है। तो विलय पदार्थ जो है किसी विलयन की सांद्रता के बारे में हमें स्पष्ट करता है। जैसे यहाँ आप 3 चित्रों में देख सकते हैं कि ये जो लाल रंग से आपको दिखाया गया ये है विलय, और नीले रंग से जो दिखाया गया वो है विलायक। अब पहले चित्र में आपको कम मात्रा में विलय दिख रहा है, दूसरे में अधिक, तीसरे में सबसे अधिक। तो तीसरा जो हमारा बीकर में विलयन होगा वो सबसे अधिक सांद्र होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा। आपने लैब में मैम को कभी कभी कहते हुए भी सुना होगा, कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, या तनु सांद्र, ये शब्द आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। अब कोई चीज तनु है, सांद्र है, ठीक है। सेचुरेटेड या संतृप्त का मतलब होता है कि जब हम किसी विलयन में और अधिक मात्रा में विलय को ना मिला पाए। जैसे अगर हमने एक बीकर में जल लिया और हम उसमें कुछ नमक ऐड करते हैं या चीनी ऐड करते हैं, फिर हम दोबारा पुनः इसी प्रक्रिया को दोबारा करते हैं, फिर उसको घोलते हैं, तो एक पॉइंट बच्चों ऐसा आ जाता है जब उसमें और विलय पदार्थ नहीं मिल सकता। उस पॉइंट को ही हम संतृप्ति पॉइंट या सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं, संतृप्ति बिंदु या सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो ये सेचुरेशन पॉइंट जो है, इसके बाद आप इसमें और विलय पदार्थ नहीं घोल सकते, और यहाँ से इस बिंदु के बाद आप इसमें और विलय पदार्थ नहीं घोल पाएंगे।
लेकिन अगर तापमान को बढ़ा दिया जाए, अगर हम इस विलयन को गर्म करने लगे, तो हम इसमें पुनः विलय पदार्थ घोल सकते हैं। आप करके भी देख सकते हैं इसको चीनी या नमक के साथ। यानी संतृप्ति बिंदु जो है, सैचुरेशन पॉइंट जो है, हम उसको बढ़ा सकते हैं अगर हम तापमान को बढ़ा दें, तो और इसमें विलय पदार्थ घुलने लगता है। और अगर हम इसका विपरीत करेंगे तो विलय पदार्थ उसमें नहीं घुलेगा। आप ठंडे पानी में चीनी नमक घोलने की कोशिश करेंगे तो उसका संतृप्ति बिंदु बहुत जल्दी आ जाएगा और उसमें बहुत अधिक मात्रा में विलय पदार्थ नहीं घुलेगा। तो इस तरह जो है अनसेचुरेटेड या असंतृप्त विलयन वो होंगे जब उसमें और अधिक विलय पदार्थ घोला जा सके। जब उसमें घुल रहा है तब तक हम उसको कहते हैं अनसेचुरेटेड, और जब उसमें और ना घुल सके तो उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड। तो यही जो घुलनशीलता की माप होती है, कोई संतृप्त विलयन में मौजूद जो विलय की मात्रा है वही उसकी घुलनशीलता होती है, यानी उसमें और कितना पदार्थ घुल सकता है। तो यदि तापमान को बढ़ाया जाएगा तो घुलनशीलता भी बढ़ती जाएगी। तापमान बढ़ने के साथ साथ पदार्थ की घुलनशीलता भी बढ़ती जाएगी। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो हम घुलनशीलता को भी बढ़ा देते हैं और उसमें और विलय पदार्थ घुल सकता है। और उल्टा अगर करेंगे हम, यानी तापमान को घटाएंगे, तो घुलनशीलता भी जो है वो कम हो जाए, सॉरी, तापमान को कम करेंगे तो घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि तापमान और घुलनशीलता जो है समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि यदि एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि भी बढ़ती है, जबकि एक को घटाया जाए तो दूसरी भी घट जाती है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज़ 40 ग्राम ही घुल रही है और 25 डिग्री पे वो 47 ग्राम घुल रही है, यानी तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है। लगभग 7 ग्राम के आसपास पदार्थ जो है और अधिक घुल पाएगा। डेफिनेशंस आ गई हैं आपके पास संतृप्त असंतृप्त विलयन की और घुलनशीलता की। संतृप्त विलयन वह है जब दिए गए तापमान पर और विलय पदार्थ ना घुले, तो उसे हम संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त का मतलब है कि यदि विलयन में घुले विलय की मात्रा संतृप्ति बिंदु के बाद भी और घुले तो घुल सकता है, तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। और घुलनशीलता आपको मैंने पहले भी बताया कि संतृप्त विलयन में मौजूद विलय की मात्रा जो है उस ताप पर विलयन की घुलनशीलता होती है। इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं तनु और सांद्र। इसको भी हम चित्रों के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि अगर विलय पदार्थ बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है, अगर हम इंक का एक ही ड्रॉप डाल रहे हैं तो कितना लाइट कलर है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका कलर जो है वो कैसा होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है। यानी विलयन जो है अधिक कंसंट्रेटेड या अधिक सांद्र होता जा रहा है जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इस तरह हम इधर वालों को हम कह सकते हैं ये तनु है, जबकि जो हमारी दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड है, उसको हम कह सकते हैं कि ये सांद्र या कंसंट्रेटेड है। तो इजी टॉपिक है बच्चों ये भी बिल्कुल। और कंसंट्रेशन, विलयन की जो सांद्रता है, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में फाइंड आउट भी कर सकते हैं। विलय की मात्रा पर ये निर्भर करता है और हम इसको दो रूपों में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे द्रव्यमान के संदर्भ में या फिर आयतन के संदर्भ में हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने आपके लिए बता दिया है। जैसे अगर आपको विलयन के द्रव्यमान में विलय के द्रव्यमान का प्रतिशत चाहिए, तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100, तो ये प्रतिशत के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है, जैसे विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को अगर हमने निकालना है, तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100। इसी तरह विलयन के आयतन में मौजूद विलय के आयतन को अगर हमने निकालना है, तो विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणा में 100।
इस तरह आप प्रतिशत के रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 1 विलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। द्रव्यमान के अनुसार उसका परिकलन हमने करना है। तो आपने देखा कि विलय का द्रव्यमान यहाँ पे था 40 ग्राम और विलायक का 320 ग्राम। तो विलयन का जो हमारा द्रव्यमान हो गया, इनको जोड़ के निकाल लेंगे हम 360 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान हमने प्रतिशत निकालना है, तो वो हो जाएगा आपका विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुना में 100। तो 40/360 गुना में 100 आपका आ जाएगा 11.1%। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों निलंबन या सस्पेंशन। जैसा कि आपने विषमांगी मिश्रण में देखा था, हिटीरियोजीनियस सॉल्यूशंस में, जैसे नमक, वो मिट्टी और पानी का जो घोल था हमारा हिटीरियोजीनियस सॉल्यूशन या विषमांगी मिश्रण का प्रकार था। और दूसरा जो है इसी हिटीरियोजीनियस मिक्सचर का प्रकार जो है हमारा है एक कोलाइड्स। तो कोलाइड्स जो हैं उनमें आपको पदार्थ के कण तो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो विषमांगी मिश्रण ही हैं। कैसे हैं हम देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको किसी पानी में मिट्टी के जो कण हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ कण ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे, कुछ नीचे बैठे हुए कण आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये कण स्थायी नहीं है। जैसे कीचड़ युक्त पानी इसका एक उदाहरण है। पानी में चौक का पाउडर जो है वो भी इसी का ये एक उदाहरण है बच्चों। और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं। यहाँ पर आप विलयन के जो पदार्थ के कण हैं उनको हम अपनी आंखों से बड़े स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और ये जो है प्रकाश के मार्ग को भी सुगम बनाता है, यहाँ की प्रकाश को फैलाता है। तो यहाँ पर ये आपको टिंडल प्रभाव भी दिखाई देगा। इस तरह के मिक्सचर को, मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं बच्चों। इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? निलंबन या फिर सस्पेंशन। इसके जो कण हैं वो अस्थिर होते हैं, हल्के कण ऊपर और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। भौतिक विधियों से आप इसको बड़े आराम से अलग कर सकते हैं। निस्यंदन अवसादन की विधि से प्रकाश के मार्ग को ये सुगम बनाता है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी डेफिनेशंस आ गई कि निलंबन कैसा मिश्रण है। एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों को आप आंखों से देख सकते हैं। जैसा जैसा कि हमने देखा कि सॉल्यूशन में हम नहीं देख सकते थे, उसके कणों का साइज बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर आपको कण दिखाई देते हैं। ये प्रकाश की किरण को बिखेर देता है, और अगर इसको छोड़ दिया जाए शांत, तो ये इसके कण जो है नीचे बैठ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि समांगी मिश्रण है, लेकिन ये होते बच्चों विषमांगी मिश्रण ही हैं। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप दूध का उदाहरण ले लेंगे, तो दूध जो है कई चीजों का मिश्रण है। हमने शुरू शुरू में भी देखा कि उसमें कुछ मात्रा में जल है, कुछ मात्रा में वसा है और प्रोटीन है। इसके कणों को आप स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते। हमें पता है हालांकि कि अगर हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ देखें दूध को, तो ये हमें उसके कण अलग नहीं दिखाई देते। अगर आप इस पे प्रकाश के पथ को, ये क्या करता है, बिखेरता है। तो अगर आप टॉर्च से लाइट की करेंगे इसकी तरफ, तो वो आपको फैलती हुई दिखाई देगी। यानी इस ये टिंडल प्रभाव हमें दिखाता है। टिंडल प्रभाव के आप कुछ और उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर खिड़की के झरोखे से प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो भी आपको प्रकाश का बिखरा फैलता हुआ दिखाई देगा। ये भी टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण है। और उसके बाद जो है इसके कण जो हैं कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। ये नीचे नहीं बैठते। आप कभी नहीं देखेंगे कि दूध में कुछ कण आपको नीचे बैठे हुए दिखाई दें, लेकिन
सेंट्रीफ्यूगल विधि से, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से, अपकेंद्रीकरण की विधि से हम इसके कणों को अलग कर सकते हैं। आप इसको में से मक्खन वगैरह अलग कर लेते हैं, फैट जो होता है दूध में से हम उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कि ये कैसे होते हैं। कोलाइडल विलयन जो होते हैं ये एक विषमांगी मिश्रण है। इन्हें हम कणों को नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की किरण को बिखेरते हैं, उनका पथ दिखाई देता है। ये काफी स्थिर होते हैं और इन्हें आप सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमारे, या विलयन जो थे वो विलय और विलायक से बने हुए हैं। इसी तरह कोलाइड्स जो हैं बच्चों, उसमें आपको दो अवस्थाएं दिखाई देंगी। एक है परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी उसकी है अवस्था जो है परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्स्ड मीडियम। उसमें आपको अलग अलग दिखाई देता है, यानी दो माध्यम आपको उसमें दिखाई देंगे। यहाँ पर जो हम होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण में विलय पदार्थ की बात कर रहे थे, उसे ही हम कोलाइडल्स में परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। और जो हमारा सॉल्वेंट था, विलायक था, वो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम है, यानी अधिक मात्रा में जो है वो परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्स्ड मीडियम है। तो जैसे ये धुआं जो है किसी का उदाहरण है आपके सामने, और परिक्षिप्त अवस्था जो है वो ठोस हो होगी, और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम जो है वो गैसीय अवस्था होगा, और ये मिलकर क्या बना देते हैं, एरोसोल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस है तो प्रकार क्या बन जाता है, ये एरोसोल। और इसके उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। इसी तरह अगर मान लो परिक्षिप्त अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम जो है वो गैस है, तो इसके उदाहरण है आपके पास धुआं, स्वचालित वाहन से निकलने वाला जो धुआं है वो, और गैस अगर ये और द्रव है तो मिलकर क्या प्रकार, इसको कहते हैं फोम। जैसे शेविंग क्रीम इसी का ही एक उदाहरण है। शेविंग क्रीम भी जो है कोलाइडल मिश्रण का ही उदाहरण है। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए दोनों ही द्रव हैं तो ये जो बनता है उसे हम इमल्शन कहते हैं। दूध या फेस क्रीम जो है ये इसके उदाहरण है। तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में कौन कौन से कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं। तो एक बार हम चैप्टर को फिर से समराइज कर लेते हैं। हमने शुरू कहाँ से किया था, पदार्थ से। पदार्थ जो हैं वहां से हमने स्टार्ट किया। पदार्थ जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो शुद्ध या फिर मिश्रण। ज्यादातर पदार्थ जो होते हैं वो चीजों के मिश्रण ही होते हैं। और मिश्रण हमारे पास दो प्रकार के थे, समांगी या विषमांगी। और समांगी का ही एक और अन्य प्रकार था विलयन। और विषमांगी के दो प्रकार में हमने पढ़ा, निलंबन और कोलाइड। तो इनके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको हमने समराइज कर दिया आपके लिए एक बार फिर से, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में, जिसे कि आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा बच्चों। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।